प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं लेखक एवं रचना परिचय। इसी क्रम में आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम में जो राजस्थान के कहानीकार हैं विपुल ज्वाला प्रसाद और उनकी जो कहानी है जिसका नाम है जगार, इसके बारे में, और दूसरी कहानी लेखिका है नासिरा शर्मा, वह जिनकी कहानी का नाम है मेरा घर कहाँ, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग विपुल ज्वाला प्रसाद जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये राजस्थान के अग्रणी कहानीकारों में से हैं। इनकी कहानियाँ हिंदी जगत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त हैं। इनकी कहानियों को हिंदी जगत में बड़े चाव से पढ़ा जाता है। विपुल जी का जन्म राजस्थान के गांव पिपरवा जो जिला धौलपुर में है वहाँ हुआ था इनका जन्म। और इनके पिताजी का नाम पंडित राम गोपाल शास्त्री हैं, जिनके सानिध्य में उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। लेखन के प्रति विपुल जी का बचपन से ही स्वाभाविक रुझान था, तथापि 7वें दशक से उन्होंने नियमित लेखन आरंभ किया। उन्होंने नवगीत, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, बाल गीत आदि अनेक विधाओं में रचनाएं लिखी हैं तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इनकी रचनाओं का हिंदी जगत में पर्याप्त स्वागत हुआ है। विपुल जी की रचनाएं सारिका, नवनीत, नव भारत टाइम्स, समाज कल्याण, हरिगंधा, ट्रिब्यून, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, इतवारी पत्रिका, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, मधुमती, कथानक, जागती ज्योत आदि में निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। उनका एक कथा संकलन टीले राजस्थान से तथा दूसरा जगार सन्मार्ग प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हो चुके हैं। यानी अब तक उनके 2 कहानी संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। विपुल जी को भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कहानियों का तेलुगु भाषा में अनुवाद हो चुका है तथा वे तेलुगु की साहित्यिक पत्रिका विपुला में प्रकाशित और प्रशंसित हो चुकी है। वर्तमान में विपुल जी स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और कृष्णा कॉलोनी, रामगंज मंडी, जो कोटा के पास है, उसमें निवास कर रहे हैं। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं उनकी कहानी जगार, जिसके नाम से इनका एक कहानी संकलन भी है। ये जगार कहानी इस वर्ष आपके कोर्स में है, इसके बारे में बात करते हैं। जगार विपुल जी की एक प्रतिनिधि कहानी है जो समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध तलख स्वर मुखरित करती है। यानी समाज में जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं उसके खिलाफ आक्रोशमय वाणी है इस कहानी में। कहानी में जनई यादव अपने धनबल तथा पशुबल के सहारे राजेश और उसके भाई की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। राजनीतिक स्तर पर जनई एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए तहसीलदार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता और ऐसा अक्सर देखने को
मिलता ही है समाज में। आप सभी जानते हैं कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, प्रशासन उसी की बात सुनता है। इसी समस्या को इस कहानी में विपुल जी ने उठाया है। जनई का भय पूरे गांव तथा आसपास व्याप्त है, इसलिए उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने का साहस नहीं करता। उसके खिलाफ होने वाली पंचायत में भी कोई नहीं आता। राजेश इलाके के मोजीज यानी जो प्रमुख व्यक्ति हैं, पातीराम नाम है उनका, उनके पास मदद मांगने जाता है और उनसे निवेदन करता है कि भाई मेरी जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया है जनई यादव ने, आप मुझे वो वापस दिलवाएं। किंतु पातीराम भी उसे टरका देता है, क्योंकि पातीराम को पता है कि ये जो शिकायत आई है जिसके खिलाफ वह कौन है। किंतु राजेश इस अन्याय का विरोध करने का संकल्प लेता है। गांव तथा इलाके के सभी लोग जानते हैं कि जनई अन्याय करता रहता है, पर उसके खिलाफ कोई बोलता तक नहीं। हाँ, आसपास के सभी लोग, उसके गांव के जितने लोग हैं वो सभी इस बात को तो जानते हैं कि जनई अन्यायी है, अत्याचारी है और जबरन कब्जा किया हुआ है राजेश की ज़मीन पर, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा दबदबा होता है उस गांव में। अंततः राजेश जनई के अन्याय का विरोध करने की घोषणा करता है तो पातीराम का ज़मीर भी जाग जाता है। ये वही पातीराम है जिसके पास राजेश अपनी परिवेदना लेकर के जाता है, लेकिन पातीराम जनई के डर के मारे उसका साथ देना स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब राजेश उठ खड़ा होता है कि मैं इस अन्याय का विरोध करूंगा, तो उसके साहस को देख करके पातीराम का ज़मीर भी जाग जाता है। उसकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं, मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए, और वह अपने पुत्रों को ललकारता है कि वे जनई के अन्याय के खिलाफ राजेश का साथ दें। पातीराम न केवल स्वयं साथ देता है, बल्कि अपने बेटों से भी कहता है कि गांव से जनई का अत्याचार मिटाना है, अन्याय मिटाना है, तो हमें राजेश का साथ देना पड़ेगा। बस पूरा गांव राजेश के साथ हो जाता है और जनई राजेश के भैया के खेत को अपने कब्जे में नहीं कर पाता। इस तरह कहानी के अंत में सामूहिक बल की अन्याय पर विजय होती है। पूरा संख्या बल राजेश के पक्ष में खड़ा होता है, सत्य की जीत होती है और असत्य यानी अन्याय पराजित होता है। ये कहानी का अंत है, दिखाया है इसमें। जगार कहानी कई स्तरों पर आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों को रेखांकित करती है। राजनीतिक आतंक से हमारी नौकरशाही किस कदर त्रस्त है, इसका आभास हमें राजेश के प्रति तहसीलदार के व्यवहार से हो जाता है। आज भी समाज में जो दबंग लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व है, उनके खिलाफ जो नौकरशाही है वो कुछ नहीं बोल पाती, और उसका खामियाजा गरीब आदमी को, असहाय आदमी को, कमज़ोर आदमी को भोगना पड़ता है। ये इस कहानी में हमें देखने को मिलता है, और यही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई भी है। कहानी सामाजिक असमानता और प्रभावशाली व्यक्ति के समाज में व्याप्त भय को बड़ी कुशलता से उभारती है। कहानी बड़ी सूक्ष्मता के साथ ये संदेश देती है कि अन्याय का मुकाबला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, किंतु सामूहिक अभियान अन्याय को आसानी से समाप्त कर समाज को उससे मुक्ति दिला सकता है। यानी कहानी हमें ये संदेश देती है कि अगर समाज में कहीं अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को अकेला व्यक्ति तो नहीं मिटा सकता, लेकिन पूरा समाज अगर उसके खिलाफ उठ खड़ा हो तो वह अवश्य समाप्त हो जाता है। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। हमें हर अन्याय, अत्याचार और असमानता का विरोध करना चाहिए। ये कहानी का संदेश है। कहानी में राजेश का चरित्र केंद्रीय चरित्र है, जिसके माध्यम से कहानीकार ने अपनी मंशा को व्यक्त कर दिया है। यानी एक सामान्य सा आदमी राजेश, जो जनई यादव के सामने धन में,
बल में, राजनीतिक ताकत में शून्य हैं, फिर भी वो अपने आत्मबल के बल पर उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। न केवल स्वयं बल्कि पूरे गांव को एकत्रित करता है और उस जनई के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाता है। भैया का चरित्र अन्याय सह रहे कमज़ोर और असहाय व्यक्ति का प्रतिनिधि है। यानी इस कहानी में जो राजेश के भैया बनने हैं वो अन्याय सह रहे कमज़ोर और ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये चरित्र जो पूर्णतया असहाय है, यानी जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी जायज़ मांग को भी उठा सके उचित प्लेटफॉर्म पर। जबकि पातीराम अन्याय के खिलाफ उस जागृति का प्रतीक है जिसे समाज में गैर बराबरी को मिटाया जा सकता है। पातीराम जो अपने बच्चों को साथ लेकर के राजेश का साथ देता है और जनई यादव के इस अन्याय को समाप्त करता है गांव से। इस प्रकार हम देखते हैं कि जगार एक रोचक कहानी है तथा लेखक ने इस कहानी में जहां ज़रूरत पड़ी है आंचलिक भाषा का बहुत ही खूबसूरती से, बहुत सार्थक प्रयोग किया है, जिससे इस कहानी में कथा रस बढ़ गया है। यानी देश काल और वातावरण के सृजन में जिस देश की, जिस समय की और जिस स्थान की कहानी होती है, वहाँ की भाषा में जो प्रचलित शब्द हैं, जिनको जन भाषा के शब्द कह सकते हैं, उनका प्रयोग करने से कहानी में जो कथा रस है वो बढ़ जाता है और वह इस कहानी में हुआ है। कहानी पाठक पर अपेक्षित प्रभाव छोड़ती है, यानी पाठक इस कहानी से प्रभावित होता है, इसके संदेश से भी प्रभावित होता है और यही इस कहानी की सफलता का प्रमाण है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही प्रसिद्ध नारी लेखिका है, कहानी लेखिका है, नाम है नासिरा शर्मा और इनकी बहुत एक खूबसूरत कहानी है मेरा घर कहाँ है। हम अब इसकी चर्चा करते हैं। नासिरा शर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इन्होंने फारसी भाषा और साहित्य में एमए किया तथा हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा पश्तो भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान तथा ईरान की यात्राएं भी की तथा उनका तत्संबंधी अध्ययन अफ़गानिस्तान बुज़कुशी का मैदान इस नाम की एक पुस्तक जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई है, उसमें अपने उस यात्रा का पूरा विवरण इन्होंने लिखा है। 7 नदियाँ, एक समंदर, शायली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे आदि नासिरा शर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। किंतु कहानीकार के रूप में नासिरा शर्मा की अलग पहचान है। शामी कागज, पत्थर गली, संगरार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उन्होंने फारसी की अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अपनी कहानियों में वे जीवन के यथार्थ का चित्रण करती हैं तथा इंसानी कमजोरियों को उनके आदिम रूप में उकेरती हैं। ये इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता है। वे औरत मर्द के उस पवित्र और प्राचीन संबंध को महत्व देती हैं जो किसी भी वाद विवाद, धर्म कानून से परे वजूद में आया था। वे कहानियों में मनुष्य की सामूहिक पीड़ा को बयान करती हैं। उनकी कहानियाँ सांप्रदायिकता के विरुद्ध तल्ख स्वर लिए हैं, यानी इनका संपूर्ण लेखन सांप्रदायिकता के विरुद्ध है। वे हिंदी की प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इनकी कहानी मेरा घर नाम है इसका, जो आपके कोर्स में है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये मेरा घर कहाँ है, ये कहानी नासिरा जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें उन्होंने
सोना नामक स्त्री के बहुआयामी संघर्ष का चित्रण किया है। यानी इस कथा की नायिका है, उसका नाम सोना है। इस सोना की जिंदगी में जो संघर्ष रहा है जन्म से अब तक का, उसका बड़ी खूबसूरती से चित्रण नासिरा शर्मा ने किया है। ये कहानी अभावग्रस्त सोना के शोषण और यातनापरक जीवन की कथा है। वह बार बार अत्याचार की शिकार होती हैं। वह बार बार घर बसाकर चैन से जीवन यापन करने का प्रयास करती हैं, पर उसे शोषण और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं मिलता। यही संपूर्ण कहानी में नासिरा जी ने लिखा है। अंत में वह घर बसाने की कामना से ही मुक्त हो जाती है, तभी उससे सुख की अनुभूति होती है। यानी जिस सुख की तलाश में वो पूरा जीवन कष्ट में गुजारती है, अंत में उसे ये एहसास होता है कि घर बसाना शायद मेरे नसीब में है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने लेखक और रचना परिचय के अंतर्गत दो प्रसिद्ध कहानीकार विपुल ज्वाला प्रसाद और नासिरा शर्मा और इनकी कहानियाँ, दोनों कहानियाँ जगार जो ज्वाला प्रसाद विपुल ज्वाला जी की है और मेरा घर कहाँ नासिरा शर्मा की है, इसके बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि हमारे इस वीडियो की एक लिमिट है, सीमा होती है, उससे ज़्यादा लंबे समय तक हम इसमें चर्चा नहीं कर सकते। कल हम लोग आपकी इस पाठ्य पुस्तक में जो शेष बच्चे कहानीकार हैं, कमलेश्वर जी, और इनकी जो कहानी है खोई हुई दिशाएं, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।